अब देखिए बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम वहीं से थोड़ा सा शुरू करते हैं। ये कंसेप्ट दोबारा एक बार रिवाइज हो जाएगा। वो ये है कि मैंने आपको बताया था बेटा लास्ट लेक्चर में कि एक रिलेशन हमने, वैसे तो हमने 3 रिलेशन पढ़े हैं, एक मास एक्सपेंशन, एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, एक टाइम डिलेशन होता है। लेकिन अभी मैं लेंथ एंड टाइम के बारे में बात नहीं करता, तो फिर कभी कर लेंगे जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ रेस्ट मास है, वो मास चेंज होता जाएगा जैसे जैसे वो वेलोसिटी ऑफ लाइट अटेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ अगर हम मतलब पहले मैं एक बार दोबारा इसको कंप्लीट कर दूँ, फिर एक डाउट इसके बारे में किसी बच्चे ने पूछा था, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें मास जो है, जब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल होने शुरू हो जाएगी। आप ना ग्राफ भी देखो ना, जो इसका ग्राफ है आपकी +1 की बुक में, वो ऐसे है कि इस तरफ मास है, इस तरफ वेलोसिटी है ना, वो इस तरह ग्राफ है, इस तरह करके। यानी कि शुरू में काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी गेन हो रही है और यहाँ जाकर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के पास पहुंचकर उसका मास जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, राइट। सो उसका इसमें देखने वाली चीज़ ये भी है कि ज़ीरो मास से लेकर काफ़ी ज़्यादा मास, जो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी तक है ना, उसका मास चेंज नहीं होता, राइट। तो यही चीज़ मैं बोल रहा था कि जनरल जो वेलोसिटीज अर्थ पर है, जैसे अर्थ सन के अराउंड जब घूमती है, वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है उसकी, है ना। सन जिसकी चीज़ के अराउंड मिल्की वे के अराउंड घूम रहा है, तो उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर सेकंड है। सो इस तरह ये बहुत बड़ी बड़ी स्पीड्स है, लेकिन स्टिल वेलोसिटी ऑफ लाइट के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड होती है, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड। सो मास तब चेंज होता है जब वो कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट 1/10, 1/20, 1/50, 1/100 वेलोसिटी ऑफ लाइट से जा रहा है, तो उसका मास चेंज होता दिखाई देगा। बहुत कम 10, 20, 30 किलोमीटर पर आवर, 2000 किलोमीटर पर आवर, इवन यहाँ तक कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब आगे, जैसे ये मास वेलोसिटी चेंज होने से चेंज होता है, चार्ज बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। ये प्रॉपर्टी इतनी है, आपने बोर्ड में इतना ही लिखना है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आया कि अगर ये मास, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट अटेन कर जाए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट अटेन कर जाए, तो ये देखिए 1 - c² / c², 1 - 1, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन आइंस्टाइन से भी पूछा गया था, एंड जो उन्होंने बताया वही मैं बताता हूँ आपको। जब ये क्वेश्चन आया तो आइंस्टाइन से किसी बच्चे ने पूछा, सर अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर वेलोसिटी होगी किसी भी मास की, मान लीजिए होगी, किसी तरह होगी, तो उसका तो मास इन्फिनिटी हो जाएगा। और हम कहते हैं कि कल इन फ्यूचर में हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट से उड़ने वाले स्पेसशिप बनाने हैं। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से उड़ने वाले स्पेसशिप होंगे वो 0 मास के तो हो नहीं सकते, वो तो बड़े बड़े शिप होंगे। तो फिर वो वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसे अटेन करेंगे, उसका तो मास इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर मास इन्फिनिटी हो गया तो ये देखो, जो एनर्जी है वो E = mc² है। किसी चीज का मास इन्फिनिटी हो जाए तो उसकी एनर्जी भी इन्फिनिटी हो जाएगी। सो इट्स अ प्रॉब्लम। तब आइंस्टाइन ने बताया था कि फिजिक्स जो है उसमें एक काम जो करना है ना, उसके मेथड होते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर हो और साथ एक बिल्डिंग है, वो आपसे 5 या 6 फीट उसकी हाइट कम है। आप किसी को बोलो, किसी लड़के को बोलो, चलिए वरुण आपको बोला गया कि आप उस बिल्डिंग पर जाओ, तो आप वो ऐसे ही जंप कर जाएगा। और 5-6 फीट का जंप लगाना कौन सी बात है। लेकिन मान लीजिए अगर उस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 50 फीट है, और या दूसरी बिल्डिंग या नीचे रोड जो 50 फीट नीचे है, आप वहाँ जंप नहीं लगा सकते। आपको वहाँ नीचे जाने के लिए आपको मेथड यूज करना होगा। चाहे आप सीढ़ियाँ यूज करें, चाहे आप एक रोप से स्लाइड करके जाएं, चाहे पैराशूट लगा कर जाएं, वो मेथड चेंज करना होगा। वो वरुण वाला मेथड नहीं आप यूज कर सकते कि यहाँ से यहाँ जंप लगा दो। फिजिक्स ऐसे चलती है। सो आइंस्टाइन ने बोला था कि इस मेथड में मास चेंज होता है और इन्फिनिटी हो सकता है। सो ये मेथड वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए अटेन करने के लिए साइंटिस्ट यूज नहीं करेगा। अब उसने एग्जांपल भी दी थी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा कि एक 2 चार्जेस के बीच एक कंडक्टर रखो तो उतना डिस्टेंस डिलीट हो जाता है। तो ये जो वर्म होल्स होती हैं स्पेस में, उनके बीच भी डिस्टेंस ऐसे ही डिलीट होता है। आयोनाइज स्पेस से डिस्टेंस को कम किया जा सकता है या स्पीड को बहुत ज़्यादा
बढ़ाया जा सकता है। सो ये मैं वैसे आइडिया दे रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन मेरे बताने का मतलब था कि ये कोई ये ना सोच ले कि कल को आने वाले टाइम में वेलोसिटी ऑफ लाइट से उड़ने वाले जहाज नहीं बनेंगे, वो बनेंगे, जरूर बनेंगे, ठीक है। हाँ, इस मेथड से नहीं बनेंगे, किसी और से। ओके, अब नया अगला शुरू करते हैं, वो है रेगुलर एंड इररेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेगुलर एंड इररेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखिए, रेगुलर एंड इररेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होगी। देखिए, एक ये बड़ी सिंपल सी चीज है। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मान लीजिए आप किसी बॉडी को कुछ चार्ज देते हैं, जैसे ये देखिए, ये एक बॉडी है, ये राउंड शेप में है, जैसे एक बॉल है। अगर आपने इसको कुछ भी चार्ज दे दिया ना, वो सारा चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। सारा चार्ज इस बॉडी पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, कैसे भी आप चार्ज दे दिए इसको। लेकिन मान लीजिए एक बॉडी है, ये तो हो गया रेगुलर, ठीक है जी। इसका मतलब कोई भी राउंड शेप की बॉडी होगी जो हॉलो है या सॉलिड है, चार्ज उस पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इररेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, क्यों होती है। मान लीजिए ये एक राउंड बॉडी है, इसमें से एक ऐसे एक किंक निकल जाए बाहर, है ना, जैसे पंछी की बीक होती है, ये किंक निकल जाए। अब यहां से इस तरफ का डिस्टेंस मान लीजिए r है और इस तरफ का डिस्टेंस r डैश है, एंड r डैश ग्रेटर देन r है। अब चार्ज जो है, हमने पहले भी पढ़ा था कि चार्जेस ट्राई टू गो मैक्सिमम अवे फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज जितना चार्ज एक दूसरे से दूर जाएगा रिपल्शन के केस में, वो उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। अब इसमें क्या है कि जब हम इसको चार्ज देते हैं, है ना, तो इस तरफ रिपल्शन सबसे कम होती है, इस तरफ रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है। सो यहाँ पर जो चार्ज है वो काफी रेयर हो जाता है और ज्यादा चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ज्यादा चार्ज यहाँ कलेक्ट हो जाता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो शार्प एजेस होते हैं ना किसी भी बॉडी के, वो सेंटर से मैक्सिमम अवे होते हैं। शार्प एजेस मैक्सिमम अवे होते हैं और मैक्सिमम दूर जाकर चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी फील करता है। और लॉ ऑफ नेचर है मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और दूर जाने से एनर्जी रिपल्शन में कम होती है, ये मैंने पहले भी बताया था। अब इसमें सभी तरफ डिस्टेंस सेम है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सो इसमें तो सब तरफ एनर्जी एक सी कम होगी, सो इसलिए किसी तरफ भी कोई स्पेशल चीज नहीं है, सो इसलिए चार्ज सभी तरफ एक तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन इसमें जो किंक है वो मैक्सिमम अवे है, इसलिए मैक्सिमम अवे जाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा चार्ज इस शार्प एज पर इकट्ठा हो गया, ठीक है जी। इसको कहते हैं इररेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपका जो बेसिक चीज जो बोर्ड में आने वाली थी, एक क्वेश्चन कि रेगुलर और इररेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और क्यों होती है, तो वो तो ये क्लियर है कि राउंड शेप्ड जो बॉडीज हैं उन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर होगी, और जो इररेगुलर शेप्ड बॉडी हैं जिनमें शार्प एजेस है उन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इररेगुलर होगी। उनके शार्प एजेस पर चार्ज मैक्सिमम होगा और बाकी सब जगह मिनिमम होगा। अब मैं यहाँ एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। जैसे ना हमने रिलेशन फोर्स का भी देखा है, पोटेंशियल का भी देखा है। अगर एक बॉडी का रेडियस r हो और उस पर चार्ज Q हो, तो उसका जो पोटेंशियल होता है ना वो K/Q/r होता है, राइट, K/Q/r होता है, ठीक है। अब ये जो इसका पोटेंशियल है K/Q/r, देखिए इसमें चार्ज जितना ज्यादा हो और रेडियस इसका जितना कम हो उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब ये ध्यान से देखिए, अगर रेडियस स्मॉल हो गया तो ये पोटेंशियल लार्ज हो गया। ये देखिए, ये जो शार्प एज है इसका रेडियस बहुत छोटा होता है इटसेल्फ, और चार्ज डेंसिटी यहाँ बहुत ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा और शार्प एज का रेडियस कम होने की वजह से यहाँ जो है पोटेंशियल हाई हो जाता है, काफी हाई पोटेंशियल। और पोटेंशियल हाई होने से ये चार्ज यहाँ से हवा में लीक होना शुरू हो जाता है। ये जो चार्ज का किसी भी शार्प एज पर ज्यादा इकट्ठा होना, कंसंट्रेशन इंक्रीज करके पोटेंशियल बढ़ा के और आउटर स्पेस या हवा में लीक होना, इस इफेक्ट को बोलते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट, इसको कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं।
डिस्चार्ज। ये सन का भी कोरोना होता है, सन के इर्द गिर्द एक रिंग बनता है, फिर उसमें से लाइट आगे निकलती है। उसी तरह ये एक इसके इर्द गिर्द एक पोटेंशियल का रिंग बनता है, फिर उसमें से आगे चार्ज लीक होता है। इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। एक्चुअल जो इसका नेम है वो एज इफेक्ट है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि बोर्ड में दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये बोर्ड के लिए है कि रेगुलर एंड इरेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एक क्वेश्चन, राइट। दूसरा क्वेश्चन है कि एज इफेक्ट या कोरोना डिस्चार्ज क्या है। ये दोनों दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में, राइट। अब याद रहेगा, ठीक है जी। इसमें 2 ही बातें थी कि एक रेगुलर और इरेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और एज इफेक्ट या कोरोना डिस्चार्ज। ये इसमें एज इफेक्ट मैं दोबारा बोल देता हूं, जो किसी भी चार्ज बॉडी पर अगर रेडियस कम और चार्ज ज्यादा हो जाए तो पोटेंशियल इतना हाई हो सकता है कि हवा में चार्ज लीक करना शुरू कर दे। वैसे देखिए, हवा में चार्ज लीक करने के लिए या नॉर्मली करंट फ्लो करने के लिए जो हवा आयोनाइज हो जाती है, जैसे लाइटनिंग जो थंडरबोल्ट है उसमें भी तो हवा आयोनाइज होती है, तभी तो आसमानी बिजली या उसमें थंडरबोल्ट में नीचे आती है, राइट। तो उसमें वोल्टेज 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा होती है, वो मैं आपको थंडरबोल्ट में बताऊंगा। इसी तरह यहाँ भी चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा और रेडियस बहुत कम हो जाता है। शार्प एज बहुत शार्प होता है, उसका रेडियस बहुत कम होता है माइक्रो लेवल पर, इसलिए पोटेंशियल इतना हाई हो जाता है कि चार्ज लॉस होना शुरू हो जाता है। यही एक रीज़न है कि आपके घरों में बैटरियाँ, सेल अगर वो यूज़ में नहीं है तो तब भी वो डाउन होते रहते हैं। यानी कि अगर आप किसी सेल को रैपर से निकाल कर वैसे रख दें तो विद इन फ्यू मंथ्स वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब उसको प्लास्टिक कवर होता है ना तो उसमें चार्ज कम लीक होता है। इसीलिए घरों में जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जो लोग इस बात की नॉलेज रखते हैं वो क्या करते हैं कि बैटरी, जो कार में बैटरी है ना, उसके टर्मिनल्स पर थोड़ी ग्रीस वगैरह लगा देते हैं या प्लास्टिक कवर डाल देते हैं ताकि वो जल्दी उसका चार्ज लॉस ना हो या चार्ज लीक ना हो। इसलिए ये एज इफेक्ट या कोरोना, क्योंकि जब भी बैटरियां जो घर में इन यूज बैटरियां नहीं है या वैसे बैटरी रखी गई है या कोई सेल आप यूज नहीं कर रहे लेकिन रैपर से निकाल दिया है तो अपने आप डिस्चार्ज इस इफेक्ट की वजह से होता है। इसको कम करने का एक ही तरीका है कि बैटरी का जो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव, उस पर को ग्रीस या कवर कर दिया जाए और उससे वो जो कॉर्ड है उसको निकाल दिया जाए तो वो काफ़ी टाइम 2-3 महीने अपना चार्ज जो है वो रिटेन कर जाती है। अदरवाइज वो हवा में लीक होना शुरू हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। दैट इफेक्ट इज ऑलवेज एज इफेक्ट, राइट। एज इफेक्ट जो है इसमें चार्ज को लॉस करने का काम करता है। उसके आगे जो प्रॉपर्टी है वो है चार्जिंग थ्रू इंडक्शन, राइट। इसमें चार्जिंग के मेथड्स भी हम डिस्कस करेंगे। शेयरिंग और इंडक्शन में क्या डिफरेंस है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में अभी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।